बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के आगे का भाग। इसके पहले हमने देखा स्वर और स्वर के प्रकार कितने होते हैं। उसमें हमने पढ़ा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आज हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं, साइन ऑफ वॉवेल्स। स्वरों का प्रयोग दो तरीकों से किया जाता है, उनके मूल रूप में तथा व्यंजनों के साथ उनके चिन्ह के रूप में। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। यह बदला हुआ स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। अस्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। यहाँ पे यह बताया गया है कि स्वरों का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। उनके मूल रूप अर्थात जैसे स्वर है अ, उसके मूल रूप का प्रयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं अमरूद, ठीक है। दूसरा स्वर है आ, उसका मूल रूप का प्रयोग आम। लेकिन मात्राओं के रूप में उसका प्रयोग यहाँ पे आप देख सकते हैं जग, ज के साथ भी अ लगा हुआ है और ग के साथ भी अ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ का देखिए, जब हम मूल रूप में प्रयोग हमने किया तो आम, आचार। जब हम शब्द के रूप में करते हैं व्यंजन के साथ तो यहाँ पे है जाल। ज में आप देख सकते हैं कि आ की मात्रा छुपी हुई है, ठीक है। और ई का मूल रूप का प्रयोग जब हम करेंगे छोटी ई तो इमली और इकट्ठा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब शब्द में उनका प्रयोग करेंगे व्यंजन के साथ तो ज में छोटी ई जिला, ठीक है। अब बड़ी ई का मूल रूप का प्रयोग ईख और ईंट। अब व्यंजन के साथ इनका प्रयोग जीरा, जीवन इत्यादि। तो इस प्रकार स्वरों का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, एक उनके मूल रूप में और दूसरा उनकी मात्राओं के रूप में शब्द के साथ, ठीक है। हमने क्या सीखा कि स्वर का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, उनके मूल रूप में कर सकते हैं और दूसरा व्यंजन प्रयोग कर सकते हैं व्यंजन चिन्ह के रूप में। यहाँ पे विभिन्न उदाहरण के माध्यमों से बताया गया है आपको। तो स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और यह बदला हुआ स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजन के साथ किया जाता है तो वही मात्रा कहलाता है। यहाँ आप विभिन्न उदाहरण को देख सकते हैं, विभिन्न स्वरों के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। आगे हम देखते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ठीक है। व्यंजन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसके पहले हम जान चुके हैं कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप में उच्चारित करते हैं जबकि व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से उच्चारित करते हैं, ठीक है। जैसे व्यंजन है क तो उसमें अ छुपा हुआ है, म उसमें अ छुपा हुआ है, तो व्यंजन में क्या होता है, स्वर छुपे हुए होते हैं। इनकी संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी थी 11 और व्यंजन की संख्या कितनी है 33 या 33। व्यंजनों को भी 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि स्वर को 3 भाग में बांटा गया था, व्यंजन को भी 3 भाग में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है या छूती है। अपनी जो जिह्वा है उसको आप जो व्यंजन में बोलूँगी उसके साथ उच्चारण करके देखिएगा, आपकी जो जिह्वा या जीभ है वो मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करेगी या टच करेगी। इससे ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है 25 है, क से म तक। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एक छोटा सा उदाहरण में कि क, अगर आप क से अंग तक लिखते हैं तो वह क वर्ण है। च से य तक लिखते हैं तो वह च वर्ण है। वर्गों का विभाजन कुछ इसी प्रकार से किया गया है। तो क से अंग तक क वर्ग, च से य तक च वर्ग, ट से अन्न तक ट वर्ग,
तो इसी प्रकार म तक वर्गों का विभाजन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के विभिन्न स्थानों को छूती तो अवश्य है, किंतु पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को छुएगी, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करेगी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु अत्यधिक घर्षण के कारण, घर्षण अर्थात घिसना, उष्मा या उष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु मुंह में क्या है? घर्षण के कारण, जिह्वा के घर्षण के कारण क्या होती है? गर्म वायु निकलती है मुंह से, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या आप देख सकते हैं कि 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ठीक, तो इस प्रकार से वर्णों को विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला के माध्यम से इन वर्गों का विभाजन, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है। वर्णमाला का मुख के जिन स्थानों की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उन स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है। सभी वर्णों के उच्चारण में मुख के कुल 9 अंगों का सहयोग लेना पड़ता है। किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा अंग सहयोग करता है, इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब आप सोचेंगे कि मुख तो खुद ही एक अंग है, लेकिन 9 अंग और कहाँ से आ गए मुख के अंदर? तो आगे आपको यह देखने को मिलेगा कि मुख के अंदर आपके 9 अंग कौन कौन से हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ, अह और ह, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसे कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, श, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। री, ट, ठ, ड, ढ, र, श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, श, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीवा कहाँ टकराती है? हमारे दांत से टकराती है, तो इन्हें दंत व्यंजन कहा जाता है। अब क्या है, जब हम छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो होंठ होते हैं हमारे एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसे हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। आप बोल के देख सकते हैं इसे, आप जरूर कोशिश करें इन सभी व्यंजन वर्णों को बोलने की। अंग, इय, न, न, म, अंग, ये जो व्यंजन हैं, इनके उच्चारण करते समय जो हमारी आवाज़ होती है वो नासिका या नाक से निकलती है, इन्हें हम नासिक के व्यंजन कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, ए, ऐ, ये कंठ और तालु, जिह्वा इस समय कंठ और तालु दोनों से टकराती है, तो इन्हें कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं। ओ, औ, तो कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। कंठ और ओष्ठ दोनों से वायु घर्षण होकर निकलती है। व, यह है दंतोष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। आप इन सभी को एक बार जरूर बोलकर घर में प्रैक्टिस कर कर देखें। इसके बाद हम पढ़ते हैं अयोगवाह आफ्टर साउंड। ठीक है, अनुस्वर, अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अनुस्वर, अनुनासिक स्वर और विसर्ग। अनुस्वर आप चिन्ह यहाँ देख रहे हैं, एक पाई जो है उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? एक बिंदी, ये ऐसे, ये क्या है? अनुस्वर है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है, तो तब उसे दर्शाने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। वर्ण के ऊपर बिंदी का चिन्ह, ये क्या हो गया? अनुस्वर। जैसे अंगूर, बंदर, घंटा, चंदन। ठीक है, अब अनुनासिक स्वर क्या है? सेमी नेजल। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय
वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब वर्ण के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदी। इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वर आपने देखा, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है तो अनुस्वर। और इसमें अनुनासिक स्वर में क्या होता है? जब वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तब यह क्या हुआ? अनुनासिक स्वर हुआ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विसर्ग। ठीक, तो विसर्ग को इंग्लिश में विसर्ग ही कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्द के अंत में किया जाता है। आपने बखूबी देखा होगा, प्रातः, नमः, अंततः। ठीक है, तो प्रातः में ये क्या है? अह आया। ये दो बिंदी है जो आती है वो अह या विसर्ग के रूप में आती है। प्रातः हमने जब बोला तो अंततः बोला तो अह आया, नमः बोला तो भी अह आया, और स्वतः तो भी अह आता है। तो इसका जो उच्चारण होता है ह के रूप में आता है। क्या आया? आधा ह के नीचे हलंत है, प्रातः आया ना। तो इस प्रकार इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो अयोगवाह में कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये था आपका अयोगवाह। अब हम संयुक्त व्यंजनों के साथ मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप इसे ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें।